Hello students, this is Bakir. Welcome to the second lecture of The Age of Industrialization. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर की मदद से हमने थोड़ा सा हमारी जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उस लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखा था और हमने पढ़ा कि जो फेस एक हैंडमेड गुड्स से टेक्नोलॉजिकल गुड की तरफ चला गया उस फेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस के नाम से जानते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हम आज की लेक्चर में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की फेस को कवर करेंगे जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्टूडेंट्स अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो हाँ ये दो वर्ड बन जाते हैं, ठीक है। एक है प्रोटो और दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मीन्स इनिशियल, proto means initial, and industrialization means the transition of the period from handmade goods to machine या टेक्नोलॉजिकल गुड्स। उस फेस को हम क्या कहेंगे? उस फेस को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस का नाम दे देते हैं। हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसके फीचर्स के बारे में। Even before factories began to do the landscape in England and Europe, there was a large scale of production for an international market and was not based on factories. Historians refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पीरियड जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बड़े पैमाने पर सेल किए जाते थे। उस फेस को हम क्या नाम देते हैं? उस फेस को बहुत सारे हिस्टोरियंस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर गुड्स सेल किए जाते थे, बट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज बट बेस्ड ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उस फेस को हम क्या नाम देते हैं? उस फेस को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी द इनिशियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की पीरियड। अब क्वेश्चन आता है कि इस पीरियड में क्या था? फिर इस पीरियड में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो कौन कंट्रोल करते थे? क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है उसको कौन कंट्रोल करते हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो उस समय अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर गुड्स सेल किए जाते थे तो क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल कौन करता था और इसमें किस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते थे। A close relationship developed between town and countryside. इसमें हमें सबसे बड़ा एक close relationship देखने को मिला among the town and the countryside. It was a part of network of commercial exchange. ये क्या था? इसमें बहुत सारी चीज़ें exchange किए जाते थे and it was controlled by merchants and the goods were produced by vast number of producers working within their family farms and not in factories. यूजुअली क्या होता था स्टूडेंट्स की जो मर्चेंट्स होते थे, मर्चेंट्स इस यूजुअली इन चीज़ों को, इन प्रोडक्शंस को कंट्रोल करते थे और मर्चेंट्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए सेल किया जाता था। तो इसमें क्वेश्चन आता है तो कैसे था ये सारे प्रोसेस? तो इसमें सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले जो मर्चेंट्स थे वो आते थे। मर्चेंट्स आने के बाद ये लोग क्या करते थे? जो कंट्री साइड एरिया है, जो रूरल एरियाज हैं,
उस एरियाज में जाकर जो भी प्रोडक्शन करते थे चीज़ों की, उनको एडवांस में पे करते थे। एडवांस में पे करता था तो समहाउ ये लोग क्या करते थे, इसके बाद वो चीज़ें बनाता था और बाद में आकर वही मर्चेंट्स वहाँ से चीज़ों को ले जाकर सेल करते थे इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इससे जो रूरल एरियाज है उस और जो मर्चेंट्स हैं इनके बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप डेवलप देखने को मिला। और क्वेश्चन आता है कि आखिर ये होता कैसे था। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 2 to 15 वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट, और कहा जाता है कि हर मर्चेंट्स 20 से 25 वर्कर जो है रखते थे अपने साथ, मतलब काम के लिए एम्प्लॉय बनाता था और वही लोग यूजुअली काम करते थे उन चीज़ों के लिए। तो समहाउ क्या करता था कि ये जो प्रोसेस है इसमें मर्चेंट्स आते थे यूजुअली, और मर्चेंट्स आने के बाद एडवांसेस में जो रूरल एरियाज है उस रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको एडवांस में पे करते थे, वो चीज़ों को प्रोड्यूस करता था और इसके बाद मर्चेंट्स आकर वही चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट के लिए सेल किए जाते थे। उस फेज को हम क्या कहते हैं, उस फेज को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज़ें प्रोडक्शन होता था बड़े पैमाने पर, बट दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, और इसीलिए हम उस फेज को क्या कहते हैं, उस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि स्टूडेंट्स की ऐसा कि इसमें कोई बाउंडेज नहीं था, एक अच्छा रिलेशनशिप था बिटवीन द मर्चेंट्स टाउन्स इन द कंट्री साइड। हमें कहीं ना कहीं एक ख़ास रिलेशनशिप देखने को मिलता है इनके बीच में। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मर्चेंट्स जो रूरल एरियाज में जो लोग थे वो कैसे तैयार हुआ मर्चेंट्स के लिए काम करने के लिए, ऐसे क्यों वो तैयार हुए। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वो लोग काम क्यों करते थे उन मर्चेंट्स के लिए। तो अब हम लोगों ने जो क्लास 9th के चैप्टर है, जो चैप्टर 4 है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। जो ब्रिटिश लॉज जिसमें जो कि डेनड्रिक बैनरीज को लाए थे और उन्होंने बहुत सारे लॉज को इम्पोज किए, तो फॉरेस्ट को बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और जिससे जो ट्राइबल लोग हैं जो पीजेंट्स है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो उसमें क्या थे, पहले एक लैंड ओपन सिस्टम हुआ करता था जिसमें कोई भी जाकर कहीं पर किसी भी टाइम जो है चीज़ों को उगा सकते थे और चीज़ें ग्रेस कर सकता था और अपनी चीज़ों को कल्टीवेट कर सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आया तो उन्होंने इन सारे चीज़ों को इनक्लोज कर दिया गया। तो वो जो पहले जो एक ओपन लैंड सिस्टम था वो ख़त्म हुए। तो ये जो पहले जो कल्टीवेट करता था वो फार्म्स जो है अब ख़त्म होने लगा। तो इनके पास ऐसा नहीं था कि ज़मीन नहीं था, ज़मीन थे बट छोटे छोटे ज़मीन था जिससे उनकी नेसेसिटीज़ पूरा नहीं हो पाते थे। तो वो समहाउ एक तो छोटे छोटे खेत थे उससे भी थोड़ा बहुत आ जाता था और ये लोग थोड़ा काम किसके लिए भी करते थे, इन मर्चेंट्स के लिए भी करता था चीज़ें बनाने के लिए। और एक क्वेश्चन आता है कि मर्चेंट्स क्यों कंट्री साइड चले गए, आखिर वो जो टाउन एरियाज है या जो सिटी एरियाज है उनमें क्यों नहीं चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम आने वाले जो हमारे लेक्चर्स है उन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस पार्ट में ये याद रख लेना, द फेज बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नोन एज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज द फैक्ट्रीज बिगैन to do the landscape in England and Europe. There was large production for international market which was not based on factories, and most of the historians refer this phase of industrialization is known as the proto industrialization। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज़ों की प्रोडक्शन होता था बड़े पैमाने पर और ये फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं था, इसीलिए इस फेज को क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट कुछ भी रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं, क्वेरीज बिल्कुल हमें बता सकते हैं।
Thank you so much, students. Thanks for joining, and bye bye, and had a good day.